हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस चैनल का मेन जो पर्पस है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वो ये कि जो हमारे युवा हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आप जो भी सोचते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। आपकी जो अपने अंदर लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं मेरी बहुत हाई फाई एजुकेशन नहीं थी, या मैं अपनी ड्रीम कंपनी में नहीं जा पाया, इसलिए अब मेरा कैरियर वो बहुत टॉप नॉच नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप को सीमित करने वाली सोच को हटाना है। जो बेसिक आप किसी टेक्निकल डोमेन में काम कर रहे होंगे, आप हो सकता है लॉयर हो या कोई और प्रोफेशनल हो, लेकिन जो बेसिक बिजनेस जार्गन्स हैं, जो एक बेसिक बिजनेस अवेयरनेस होती है, उसको हम चाहते हैं कि आप उसको समझें, जिससे कि आप चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, या आप अपनी ही कंपनी में बहुत फास्ट राइज करना चाहते हैं, तो वो हम आपको अवेयरनेस देना चाहते हैं, बिजनेस अवेयरनेस। तीसरी चीज ये है कि आप जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, मशीन लर्निंग हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, और इन सारी चीजों को जो नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको कैसे समझें और अपने लाइफ में, अपने वर्क एरिया में उसको कैसे सम्मिलित करें, और फाइनली कि अपने आप को एक पावरफुल, एक सशक्त प्रोफेशनल कैसे बनाए, जो कि केवल वर्क एरिया में ही नहीं, बल्कि एक अपने पूरे लाइफ में एक पर्पसफुल लाइफ आप लीड करें। तो इसके लिए दोस्तों यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। हम आज एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो हमारे लिए, मुझे लगता है आप सभी के लिए टॉपिक काफी रेलेवेंट है, और आप इसके बारे में बहुत शिद्दत से सोचते भी होंगे। तो वैभव है हमारे साथ। वैभव जी, स्वागत है। नमस्ते चैतन्य जी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो एक एक पहले एक प्रश्न के साथ इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आज बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं इसकी एफिकेसी पर कि सिस्टम कैसे लोग प्रोड्यूस कर रहा है। स्कूलिंग को हम कहते हैं कि स्कूलिंग से जो लोग निकलते हैं उन्हें अपने करियर के बारे में आइडिया नहीं रहता। आंख बंद करके लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं। इंजीनियरिंग से जो लोग निकलते हैं, इंडस्ट्री उन्हें कहती है कि उसमें से 90% लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो ये सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और क्या इसमें कुछ कोर गलतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज देखिए, आज की डेट में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हर किसी की रहती है कि एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन से मैं करियर लूंगा, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा, अपने आप को एम्पावर करूंगा। एम्प्लॉयबिलिटी, बिल्कुल। तो वो क्या वो बेनिफिट को लोगों तक पहुंचा पा रहा है, या वो कुछ ही लोगों के लिए काम कर रहा है, इसके बारे में आज हम बात करें। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली वैभव, मैं एक और भी बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न जो है वो अपने आप से भी है, बाकी हमारे श्रोताओं से, सभी से है कि हम जो है, हमारी जो एजुकेशन है हमारी कंट्री में, वो मदर टंग में नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो कुछ एक जगह सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में होती है। इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेशन का बहुत क्रेज है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, और वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, जो एजुकेशन सेक्टर के जो डॉक्टर्स, मतलब जो पीएचडीज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने, हमने पढ़ा है आर्टिकल्स में, हमने भी अपनी रिसर्च की है कि वो लोग इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल स्कूल लेवल तक की एजुकेशन जो है, स्पेशली 8th क्लास तक, तो वो अगर मदर टंग में हो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है बच्चे की। तो मदर टंग में एजुकेशन की क्या ऐसी क्या विशेषता है? देखिए, एक्चुअली में अगर हम सिंपल सी एक एग्जांपल लें, ये एज अ रिसर्चर तो नहीं, बट एज अ बेसिक स्टूडेंट अगर मैं देखूं, आज मेजॉरिटी बच्चे किताबों से सीखते हैं और मेजॉरिटी बच्चे पढ़ के सीखते हैं। जब हम इंग्लिश पे चले जाते हैं, मुझे दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्टैटिस्टिक याद आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, जब आम आदमी पार्टी ने ये स्कूल के रिवैम्प के लिए एक कैंपेन चलाया था,
तो उन्होंने ये बोला था कि 8th क्लास के बच्चे 4th क्लास की किताबें पढ़ नहीं पाते। 8th क्लास के बच्चे 4th क्लास की किताबें पढ़ भी नहीं पाते हैं, इतनी उनकी रीडिंग की एबिलिटी जो है वो कमजोर है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप यही ले सकते हैं कि जब आपने एक लैंग्वेज डाल दिया बच्चे और सब्जेक्ट के बीच में, तो आपने एक बैरियर डाल दिया कि पहले आपको इस बैरियर को क्रॉस करना है, और इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद आप वो सब्जेक्ट सीख पाओगे। तो एक तरीके से आपने एक बच्चे का काम डबल कर दिया। और अगर मैं एग्जांपल लूँ चाइना का, फ्रांस का, जर्मनी का, जहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो मतलब जो उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेजेस हैं जो बहुत स्ट्रांग है, तो उनका काफी एजुकेशन सिस्टम उसी के अराउंड डिजाइन है। ऐसा नहीं कि लोग नई लैंग्वेजेस नहीं सीखते, बट ऐसा नहीं होता कि वो सब्जेक्ट नहीं सीख पा रहे क्योंकि उनको एक थर्ड लैंग्वेज नहीं आती। तो यहाँ पे वैभव, मुझे लग रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं सब्जेक्ट से, कि जैसे अगर मुझे मान लीजिए साइंस अच्छी लगती है, या मुझे मान लीजिए मैथ्स अच्छी लगती है, या मुझे हिस्ट्री या ज्योग्राफी अच्छी लगती है, तो कई बार जो है हमें ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कि कोई भी विषय है, तो विषय को समझने के लिए पहले मुझे मेरी अंग्रेजी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का है। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, बच्चा जो है वो कुछ घंटे, जो भी है 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में बिताता है, फिर बाकी घर में आता है। तो घर में जो है वो उसका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो बोलचाल की भाषा हिंदी होगी, या हिंदी प्लस इंग्लिश होगी, या अगर वो मान लीजिए तमिल है, या उड़िया है, या कन्नड़ा है, तो अगर बहुत इलीट मेट्रो में नहीं है, या बहुत इलीट क्लास नहीं है, तो डेफिनेटली बातों बातों में उसके घर वाले जो है उससे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, मुझे जो लगता है कि बच्चे को, जो आपने भी बोला कि इंग्लिश जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम ना बन करके एक एडिशनल सब्जेक्ट बन जाता है। और मुझे मान लीजिए साइंस में इंटरेस्ट है, तो साइंस को समझने के पहले अगर मेरी इंग्लिश मजबूत नहीं है, तो मैं वो सब चीज, वो किताबें, वो चीज मुझे मेरी समझ में ही नहीं आएंगी। तो आपने ये बड़ी सही चीज कही कि सब्जेक्ट और स्टूडेंट के बीच में मैंने एक दीवार खड़ी कर दी अंग्रेजी की। तो अगर तुम्हारे पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज नहीं है, या तुम्हारे घर में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तुम अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा सारा एजुकेशन जो है वो हमने उसको पीछे धकेल दिया। ठीक है, इतना एक इसके ऊपर एक तरीका देखने का ये भी है कि इंडिया में एक गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ही है, मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट है, कि 90% प्लस बच्चे नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। 90% प्लस बच्चे नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पर दो खड़े होते हैं। एक तो ये कि आपने उन बच्चों को, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 90% बच्चे नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का अपना एजुकेशनल आउटकम क्या है, या उनकी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। पहला सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि उसके बाद जब आपने हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सबको इंग्लिश से इतना टाइटली लिंक कर रखा है, करियर ग्रोथ को, एम्प्लॉयबिलिटी को, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? सो अगर आप ये देखें कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आपकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी दोनों अफेक्ट होती है अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, यानी मदर टंग में पढ़ते हैं, और अगर आप मदर टंग में ना पढ़ें तो आपके लिए एक बैरियर बन गया, जो एक नई लैंग्वेज को पकड़ के पहले उसको मास्टर करो, फिर उसके थ्रू तीसरे सब्जेक्ट को मास्टर करो। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे अभी ये जो चाइना और इंडिया में जो बॉर्डर क्लैश हुआ, और उसके बाद से जो एक गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो एक नया नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, इसके पहले भी जो है अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, है ना। इवन प्री लाइसेंस, जो लाइसेंस एरा था, मतलब 60s 70s 80s, उसमें भी जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो रहती थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। तो कंट्री में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, इनोवेशन करना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, हमारे इकोनॉमिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके माइंड में हमेशा से था। अब क्या है कि रिफॉर्म के बाद जो है इस
और ग्लोबलाइजेशन के आज इस दौर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, स्पेशली जब हम आज देख रहे हैं कि चाइना जैसी कंट्री जो कि फ्री मार्केट की आड़ में जो है वो अपनी मिलिट्री एजेंडा या अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर रहे हैं, तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आपने जो पॉइंट रेस किया कि ये जो एक इंग्लिश का बीच में हमने एक ब्लॉक डाल दिया कि भाई अगर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो कि किसी स्मॉल टाउन में रह रहा है, बट उसे जो है वो मशीनरी के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, उसे मोबाइल खोल करके उसमें जो है कुछ चीजें, नई चीजें बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं कहीं ट्वीट पढ़ रहा था कि एक कोई बंदा है, उसने एक चार्जर बनाया 12 वोल्ट का, और उसने केवल मतलब खुद से पढ़ के बना लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिलेंगे। तो जो आप कह रहे हैं, जो मुझे भी लगता है कि ये जो हमने क्या किया है कि जो एक ये जो टेक्निकल स्किल है या जो ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है, इसको बढ़ावा देने की बजाय जो है हमने कहा कि अगर तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो तुम एक टेक्निकल पर्सन, तुम एक इंजीनियर, तुम एक इनोवेटर नहीं हो सकते। और ये उसके बहुत सारे मुझे और रीजन भी लगते हैं। उसके बहुत सारे और रीजन भी हैं। वो ये है कि अगर आप इंडिया में देखें तो थोड़ा सा एक लोगों की टेंडेंसी भी रही है बहुत ज़्यादा। इंजीनियरिंग में भी जो लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने जो माहौल क्रिएट किया है, मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना, मतलब अगर आप ये देखें पिछले कई सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे खुले, और हर साल के हिसाब से 12 से 15 लाख उन कॉलेजेस में एडमिशन भी लेते हैं लोग। वो 12 से 15 लाख हर साल ग्रेजुएट भी होते हैं। तो वो उनमें से कितने लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग करते हैं या इंजीनियरिंग की जॉब्स करते हैं? रियलिटी ये होती है कई बार कि हमारे यहाँ कॉलेजेस बहुत सारे खुल गए जिन पर ना तो कोई क्वालिटी कंट्रोल हुआ, ना कोई बहुत उन्होंने एनवायरनमेंट दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे रीजनल कॉलेज भी खुले जो जिस गैप की हम बात कर रहे हैं उस गैप को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया कि बच्चों को 4 साल एक बिजनेस मॉडल की तरह बना के उसमें पास करवा के फिर कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लगानी है। अब नौकरी के लिए इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि क्लेरिकल जॉब करते हैं बहुत लोग, मतलब एक बेसिक एंट्री लेवल क्लेरिकल जॉब। अगर कई लोगों को आप देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है अपने करियर में बस जॉब लग गई तो हो गया काम। बट ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपकी स्किल क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप उसमें लॉन्ग टर्म कैसे इंप्रूव करोगे, एज अ प्रोफेशनल कैसे ग्रो करोगे, इसके बारे में लोग सोचते नहीं। तो जब नहीं सोचते तो क्या होता है कि आपको बस किस स्किल पे जॉब मिलती है, आपको एक ही स्किल पे जॉब मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल पर, बेसिक क्लरिकल स्किल की। आप बेसिक कंप्यूटर में बेसिक काम कर सकते हो, बेसिक आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल। तो वही चीज एम्प्लॉयमेंट से लिंक होती गई क्योंकि उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है लोगों के पास। तो आई थिंक वो काफी बड़ा। हाँ वैभव, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा था कि तो ये मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी है कि जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी करके हमें नौकरी मिल जाए, तो और उसी चक्कर में फिर एक लूप बन गया कि इंग्लिश वाली बस बोलना है, उससे आपको नौकरी मिलेगी, और फिर सब वही उसी के पीछे लगे हुए हैं। करेक्ट। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो बहुत रेलेवेंट भी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है और जिस दिशा में ये जा रहा है, तो शायद हम इस कॉल में उसको पूरी तरीके से उसको डिस्कस ना कर पाए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये इतना बड़ा इशू है, और मुझे पता है कि आप सभी लोग, मतलब हम सभी लोग बहुत ही पैशनेटली इससे रिलेट करते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें तो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े होंगे। मैं खुद भी जो है वो वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मीडियम में मैंने अपनी पूरी सारी स्कूलिंग की है। तो बहुत सारी चीजों से मैं भी रिलेट करता हूँ कि किस तरीके से वो स्ट्रगल हुआ था हायर एजुकेशन में और जॉब में, एक डबल प्रेशर रहता है। तो मैं समझ सकता हूँ इसको। तो आप जो वैभव जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी इंडिया में जो मैसिव जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो है सर्विस इंडस्ट्री।
या अगर हमारी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी है तो वहां पे जो है यू नीड सम ऑपरेटर्स। उसके बाद जो है आपको मार्केटिंग की जॉब करनी है ना, या आपको जो है कहीं पे अकाउंट्स, या आपको जो है कहीं ऑफिस वर्क करना है, तो उसमें आपको वही है कि एक्सेल, मोस्टली आपको एक्सेल में डेटा वेटा सब मैनेज करना है, अकाउंट्स करना है, सारी फाइल्स मेंटेन करनी है। तो अगर किसी को ये बेसिक क्लरिकल स्किल्स आती है ना, तो फिर आप यू बिकम वेरी एम्प्लॉयबल, आपकी डिमांड ज्यादा रहती है। और ये अक्रॉस सेक्टर्स है। हम लोग कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे वैभव जी, तो आपने भी आपने काफी डेटा को भी स्टडी किया हुआ है इस सब चीजों से रिलेटेड। तो जो आप बता रहे थे कि चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मतलब अगर आपको बेसिक एक्सेल आती है और बेसिक कम्युनिकेशन आता है, तो यू आर एम्प्लॉयबल अक्रॉस सेक्टर्स फंडामेंटली। तो ये और हमारे दोस्त भी इस चीज को देख पाएंगे कि बहुत कम जगह ऐसा है कि आप जो है ना, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, बट अल्टीमेटली आप जो जॉब कर रहे हो कि बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब कर रहे हो, मार्केटिंग की जॉब कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हाँ भाई, क्लाइंट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है ना, तो वो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और बेसिक एक्सेल पीपीटी वाली स्किल रह जाती है। बहुत सही बात आपने कही। और ये हमें एक ऐसी दिशा में लेके जाएगा कि आखिर ये गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ भी लेके जाएगा कि भैया देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूं, बट बाबू जी देखिए, हमारी कंट्री में आपने बताया कि 90% जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। एक और डेटा मैं देता हूं कि मैसिव एम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री में है, हमें पता है अभी भी हमारा एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, बट उसके अलावा जो है मैसिव जॉब्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में है या मैन्युफैक्चरिंग में है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप देखिए कि जो है, जो जॉब्स है हमारी, वो क्या है, या तो लेबर वाली जॉब है, मतलब उसमें हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैकेनाइज्ड नहीं है। सेकेंड थिंग कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आप देखिए कि हम जो काम करते हैं, है ना, वो मोस्टली असेंबली वाला काम करते हैं, है ना। एक जो इनोवेशन ड्रिवन एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो बात है, हमारे यहाँ मोस्टली जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है थोड़ा बहुत वो सॉफ्टवेयर में होता है, और वो भी लेटली आई थिंक पिछले 4-5 साल में वो ज्यादा स्टार्ट हुआ है बाबू जी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक फ्लिपकार्ट और अमेजोन और इन सब के ई कॉमर्स कंपनीज की फंडिंग के बाद 2011 से ज्यादा स्टार्ट हुआ। अदरवाइज जो है, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में सक्सेस की बात करते हो, अगर आप देखें कि वो बीपीओ मॉडल ही है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ऑडिट की हो, टैक्सेशन की हो, या इंजीनियरिंग कंपनीज हो, तो वो इंडिया को जो है वो एक नॉन केपीओ की तरह ट्रीट करती है, जहां पे कि जो है उनका मेन डिजाइन ऑफिस या इंजीनियरिंग ऑफिस या मेन ऑफिस कहीं बाहर होगा, दुबई में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, यूएस में होगा, और इंडिया में जो है वो अपना एक तरीके से बैक ऑफिस की तरह ट्रीट करती है। तो मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है, देखिए हमें तैयार करना है ऐसी ब्रीड जो कि जो है वो इंडिया ड्रिवन इनोवेशन हो, मतलब जो बेसिक टेक्नोलॉजी हो। आपने शुरू में बात की वैभव जी, उसकी तरफ मैं आपको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2-3 एग्जांपल दूंगा। हाँ, कि देखिए, जब भी कोई ऐसा इकोसिस्टम बनता है, उसको हमेशा वो एक बड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जो इस टाइप की ब्रीड को, इस टाइप के माहौल को एनकरेज करता है। उसमें क्या क्या चीजें मुझे अभी लगता है जो मिसिंग है, जो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। मैं बहुत ही कम टाइम लेके 2-3 बातें बोलूंगा। एक तो ये है कि देखिए, सबसे पहला होता है स्किल्स। अगर आज की डेट में सिलिकॉन वैली में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ बन रहे हैं, उसका एक रीजन है कि वहाँ बहुत अच्छे इंजीनियर्स मिलते हैं, बहुत सारे। तो एक चीज जिस पे हमें ये काम करनी पड़ेगी वो ये कि हमारे कंट्री में कितने सारे यंग प्रोफेशनल्स या कितने सारे हम एक्सपर्ट्स, नई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स बना सकते हैं। और जैसा आपने बताया, उसके लिए एक फंडामेंटल जो बैरियर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसमें इंग्लिश और स्किल्स को हमें अलग अलग ट्रैक पे ले जाना पड़ेगा। इंग्लिश के बिना आप स्किल्स नहीं गेन कर सकते। ये जो बैरियर है, अगर हम ये नहीं तोड़ेंगे तो वो मेन स्ट्रीम नहीं होगा। पहला, मुझे लगता है पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज जो है वो ये है कि देखिए, स्किल्स अपने आप में काफी नहीं होती। स्किल्स के बाद आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर से मेरा मतलब ये है कि जब आप अगेन सिलिकॉन वैली का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर आप स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो क्या है कि लोगों के पास एक्सपोजर है, बहुत सारा उनको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उनके आसपास उन्हें बहुत कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है, या मेंटरशिप मिलती है अपने साथ के लोगों।
वो मेंटरशिप और वो एक्सपोजर जो आज की डेट में एक इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं कि एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन के पास है, वो शायद अभी उतना एक्सपोजर एक हिंदी मीडियम पॉपुलेशन के पास नहीं है। आई थिंक ऐसे जैसे हमारे जैसे और भी चैनल्स हैं जो इसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप स्टैनफोर्ड का, MIT का, कहीं का भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, लोगों से रीच आउट कर सकते हैं। वहीं पर लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, वो ना तो वो उन आइडियाज को कई बार एक्सेस कर पाते हैं और कई बार वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं लोगों को रीच आउट करने में, या एक तो वो एक एक्सपोजर क्रिएट करना पॉपुलेशन के लिए जो स्किल्ड है और उसको कॉन्फिडेंट बनाना, ये सेकंड पार्ट हो गया। और लास्ट पार्ट हो गया एक चाहे वो आप कैपिटल साइड से कह लीजिए, वेंचर कैपिटल साइड से कह लीजिए, चाहे आप उसको एम्प्लॉयर साइड से कह लीजिए, ऐसे कंपनी और ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करना जो काफी इंडिया स्पेसिफिक हैं। अगर आज भी आप सॉल्यूशंस देखें, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स देखें, तो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली वेस्टर्न मॉडल्स हैं या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के ही एमुलेशंस हैं। उसी का एग्जांपल आपको दिखता है कि इंडिया की एजुकेशन मार्केट में भी जो आपको टॉप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे आप इसी कॉलेज एजुकेशन की मार्केट कह लीजिए, मेजॉरिटी लोग कोर्सेरा, एडेक्स यही यूज करते हुए दिखते हैं। कोई इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन आपको वहां पर शायद अभी नहीं दिखता है। तो ये तीसरा एलिमेंट है। आई थिंक अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हमारे पास स्किल्ड एंटरप्रेन्योर भी होंगे, एक्सपोजर भी होगा और इकोसिस्टम ऑफ बिजनेस एंड कैपिटल भी होगा जो इनको एम्पावर करेगा। बहुत 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 आपने बहुत तीन इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बातें कही। और देखिए, इंडिया एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है ना। कुछ सालों में जो है अगले प्रोबब्ली 20-30 सालों में जो हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड की द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए। तो इतना बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट को हमने शायद टैप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है वो मेट्रोज में पॉपुलेशन के पास जो है पेइंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है। बट जैसा कि हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी FMCG कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी जो B2C कंपनीज हैं, वो अल्टीमेटली उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो सेकेंड एंड थर्ड टायर सिटीज एंड रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करना पड़ा है। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है और डिमांड भी है। और जिस तरीके से इंडिया में जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जिस तरीके से मोबाइल पेनिट्रेशन हुआ और वाइड स्केल पे जो है लोग मोबाइल को, हमारे मोबाइल का कीपैड जो है मोस्टली, और जो उस पे सारी चीजें अंग्रेजी में ही आती है, बट स्टिल पीपल लर्न हाउ टू यूज दैट। तो इससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें निकाल के ले आनी है जो कि हमारे मासेस के लिए यूजफुल हो। और मुझे लगता है कि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो हिंदी में, इंग्लिश में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और जो एक और चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ये जो हमारा, देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी तो है ही, पॉलिसी सपोर्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आज हम देखते हैं कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है कि वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, तो मुझे लगता है कि अब वो समय भी आ गया है कि वो ऐसे स्किल्स को प्रमोट करें, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें जहां पे कि जो है वो आप कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं या आप कितनी स्लीक अंग्रेजी बोलते हैं, उसकी जगह आपका प्रोडक्ट, उसका बिजनेस पोटेंशियल कैसा है, आपके प्रोडक्ट की फंडामेंटल क्वालिटी कैसी है ना, चाहे वो तो उन सब चीजों पे उसको परख करके और उसको प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक बैरियर बना हुआ है वो अंग्रेजी वाला, वो शायद हटेगा। और इसके अलावा जो है मुझे जो पर्सनली लगता है बाबू जी की हायर एजुकेशन, क्योंकि आपने एक चीज बोली और ये हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, कोई भी जो है एजुकेशन, वो गुरु वाली परंपरा चली गई, अब एजुकेशन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो लोग करते ही हैं, बट सबसे पहले जो है वो एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर मेरा एजुकेशन जो है, चाहे वो अगर मैं हिंदी में या कन्नड़ा में किसी में भी कर रहा हूं, अगर वो मुझे एम्पावर करता है कि कल को उससे मैं कोई स्किल सीख करके मैं जॉब ले सकता हूं या एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, या मुझे एक ऐसी चीज दिख रही है, तो ये जो एक काइंड ऑफ सोशल एक
प्रेस्टीज है कि भाई कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कितनी खराब हो। बस अंग्रेजी के नाम पे जो है हमने जो एक स्किल को या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को एक अंग्रेजी से जो जोड़ के जो एक रख दिया है, आई थिंक वो चीज सेपरेट होगी जो आप कह रहे थे कि अंग्रेजी प्लस टेक्निकल स्किल, ये दोनों का जब सेपरेशन तभी होगा जब हम ऐसे स्टूडेंट्स को उनके लिए कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर देखेंगी तो आई एम श्योर कि देयर विल बी वाइड स्केल एडेप्टेशन ऑफ में। हाँ बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक्चुअली हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, जो भी आपने भी बोला, जो मैंने भी बोला। और वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर हम, जैसे हम कह रहे हैं, हम इन दोनों को अलग करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन को जब अलग करते हैं, वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट, हम ये सब देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हम लोग कहते हैं हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि चाइना एटलीस्ट जो बाहर से पढ़ के दिखता है, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इनफैक्ट चाइना जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, शायद ही कंट्रीज हैं जो उसको मैच कर सकती हैं। सो अगर इंडिया को भी डायरेक्शन में जाना है, अगर हम लोगों को भी उसमें ग्रो करना है, तो ये तो चीज़ क्लियर है कि हमें टेक्नोलॉजी में ग्रो करना पड़ेगा। अब वो टेक्नोलॉजी एक हो, मल्टीपल हो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में हमें ग्रो करना पड़ेगा और कुछ टेक्नोलॉजीज को तो शायद डोमिनेट भी करना पड़ेगा। तो अब वो टेक्नोलॉजी कोडिंग है, गेमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये क्या होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होना, प्रोग्रामिंग करना, एआई की तरफ जाना, शायद इन टेक्नोलॉजीज को एक स्कूल लेवल से अडेप्ट करना, वो एक बहुत जरूरी काम है। तो मेरा यही एक क्वेश्चन है बाबू जी कि मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सीखना है या मुझे मान लीजिए कोडिंग सीखनी है, तो आप बता रहे थे कि चाइना में जो है वो स्कूल लेवल से ही चाइनीज लैंग्वेज में बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो पढ़ाया जा रहा है और वो चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। हम अगर अपने देश में आते हैं तो अगर मुझे कोडिंग सीखनी है तो मुझे जो है कोई भी रिसोर्स आई थिंक हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है मिलना। तो ये मुझे उसका बड़ी कमी दिखती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कमी है और ये बहुत, आपने बहुत अच्छी बात बोली है ये चीज़। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक बार ऐसी एक स्टडी आई थी इंडिया में कि इंडिया फुटबॉल में क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में इतने लोग हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत है या कुछ है। और एंड में ये निकला था कि शायद उसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छे कोचेज ही नहीं है। क्योंकि फुटबॉल में अगर एक स्पोर्ट में अगर आपको ग्रो करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 साल एग्जाम की तैयारी करी और एग्जाम निकल गया जेई की तरह। आपको शायद बहुत यंग एज से, 4th या 5वीं क्लास की एज से या उससे भी यंग एज से एक बच्चे को ट्रेन करना शुरू करना है और उसकी टैलेंट को देखना है, उसके टैलेंट के हिसाब से उसको कोच करना है। तो आपको चाहिए बहुत सारे ऐसे यूथ कोचेस जो टैलेंट को डेवलप कर पाए। और जब हजारों में वो टैलेंट डेवलप होगा तब उसमें से शायद 20 या 50 ऐसे लोग निकलेंगे जो वर्ल्ड क्लास होते हैं। तो वही चीज आई थिंक स्कूल के लिए भी है हमारे, कि जो आपने बात बोली वो बहुत बिल्कुल प्रिसाइज बात है कि आई थिंक जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा बॉटलनेक है वो ये है कि अच्छे टीचर्स, और अच्छे टीचर्स आज अगर हम देखते हैं तो बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर लिमिटेड होते हैं तो क्या होता है कि उनकी सप्लाई कम होती है, तो वो बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत चार्ज करते हैं तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कोई एलीट स्कूल या एलीट पेरेंट्स ही अपने बच्चों को वहां तक पढ़ा पाते हैं। और ऐसे केस में देखिए, आपको भी पता है कि इंडिया में शायद वो डिवाइड हमेशा रहेगा। ऐसे लोग जरूर रहेंगे जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक सोशल मोबिलिटी है, एक सोशल मूवमेंट है जो उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो अपने बच्चों को वापस क्यों भेजें पीछे। तो ठीक है, सोच को हम नहीं बदल सकते, या जब टाइम आएगा तब अपने आप बदलेगी, या जरूरत नहीं पड़ेगी तो शायद नहीं बदलेगी। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी सप्लाई हमें बढ़ानी है। जो अच्छे टीचर्स की सप्लाई जो कॉन्सेप्चुअली भी चीजें समझते हो, सिंपल भाषा में बच्चों को समझा पाए, पेडागॉजिकली भी और सब्जेक्ट मैटर वाइज भी, जो बच्चों को सिंपल भाषा में समझा पाए, ऐसे टीचर्स की सप्लाई, ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। हाँ, तो
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है आपने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो मैं ये अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि भाई हम यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। ये सभी का अपनी अपनी फ्रीडम है कि आप खुद कहाँ से पढ़ें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश मीडियम में भेजें, हिंदी मीडियम में भेजें, ये आपका अपना प्रोरोगेटिव है। बट हमारी बस यहाँ पे यही सोच है और जिस चीज पे हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि कई बार जो है हमने अपनी लाइफ में देखा है कि ऐसा लग गया कि जब तक इंग्लिश में पूरे परफेक्ट नहीं होते तो तुम जो है वो compete नहीं कर पाओगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और वो चीज रहती है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो एमबीए करने जा रहे हैं, हर जगह आपको ये लगता है कि प्रेजेंटेशन, ग्रूमिंग, इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है मुझको इस चीज से हमने बहुत मैं आपको एक चीज बताता हूँ वैभव जी, जो शुरू में हमने डिस्कस किया। आप ये बताइए, साउथ कोरिया, सैमसंग, हुंडई, ये सारी कंपनीज जो है वो साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया में तो पढ़ाई जो है वो कोरियन लैंग्वेज में होती है। जापान में सारी पढ़ाई जापानीज लैंग्वेज में होती है। वो टोयोटा हो गया या जो है मित्सुबिशी हो गया, मतलब आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, जापानीज टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, सोनी हो गया, तो फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। तो अपनी मदर टंग में हायर एजुकेशन की पढ़ाई करके वो टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, न्यू टेक्नोलॉजी में इतने आगे अगर आ चुके हैं, तो ये अपने आप में इस चीज को प्रूव करता है कि अगर हम मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में या और किसी लोकल लैंग्वेज में अगर हम टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, प्रमोट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। तो जो आपने बात कही कि हाँ, तो शायद ये कि ऐसे जो हमारे यंग हमें मेंटर्स चाहिए, जो हमारे सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो शायद उन्हें टाइम निकालना पड़ेगा और उन्हें जो है वो मेंटर करना पड़ेगा, उन्हें आगे आना होगा प्रोबब्ली। और ये चीज हमें करनी पड़ेगी कि ये एक आई थिंक ये पीपल लेड मूवमेंट होगा, क्योंकि हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक ये सपोर्ट नहीं होगा, ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि यार नहीं, अब अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, हमें टेक प्रोडक्ट्स, इनोवेशन को बढ़ाना है और इंडिया ड्रिवन इनोवेशन करना है, इंडिया ड्रिवन नया प्रोडक्ट डेवलप करना है जो पूरे वर्ल्ड में छाएगा, तो भैया हमें जो है हिंदी में या कन्नड़ा में जो भी है, मतलब हमें उस वहां से निकालना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि केवल अंग्रेजी से वो चीज आएगी, तो फिर हम बहुत सारे सेक्शन को, बहुत सारे टैलेंट को जो है हम सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमने, आई थिंक ये तो आप और मैं दोनों अग्री कर चुके हैं कि इसके बिना तो शायद हम इनोवेशन को मेन स्ट्रीम नहीं ले जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बस मैं एक लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि हम जब बात करते हैं हिंदी में, तो अभी हमारी शायद ये कॉल भी खत्म होने वाली है, तो देखिए हिंदी भी जो है ना, ये हमारा जो सरकारी तंत्र है, अभी आप देखिए आपको गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरना हो, उसमें जो हिंदी होती है, कितने लोग वो हिंदी समझ पाते हैं? जब हम हिंदी की बात करते हैं, कई जगह मैं भी ग्रुप्स में जो है बात होती है, तो कुछ लोग जो है जब वो हिंदी बोलते हैं कि भाई अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग के लिए अभियांत्रिकी बोलेंगे, चलो ठीक है, फिर आप जो है करंट को आप धारा बोलोगे, इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं, तो आप एकदम जो है वो पूरे संस्कृताइज्ड हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हो। देखो अगर आपको जो है ना मास इनोवेशन करना है, अगर आपको टैलेंट को रियली उभारना है, तो आपको भाषा जो है एक माध्यम बनानी पड़ेगी। आपको जो है भाषा को आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए। आप भाषा अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम अपनी बोलने में भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? हम ऐसे भाषा का यूज कर रहे हैं जिसमें मैं और आप अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत इजीली कर रहे हैं और हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो हम उसी चीज को अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन में, हम अपनी रिटन कम्युनिकेशन में उस चीज को क्यों नहीं लेके आते? गवर्नमेंट के फॉर्म्स आपको हिंदी में ऐसे मिलेंगे कि उसको समझना तो अंग्रेजी से भी कई बार ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी चीज जो है शायद हमारी टेक्स्ट बुक जो आएंगी या जो लर्निंग मटेरियल आजकल तो बहुत सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन हम मटेरियल जो डेवलप करें वो ऐसा हो कि इजी टू अंडरस्टैंड हिंदी हो, या इजी टू अंडरस्टैंड जो है वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज हो। हम एकदम उसको प्रिस्टीन और बहुत प्योर बनाने के चक्कर में फिर हम पीछे चले जाएंगे। तो ये मेरा एक पॉइंट था। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए हमने जिस तरीके से बात करी है वो यही बात करी है कि हमने ये बात करी कि नॉलेज जो है, जो
नॉलेज हमें स्किल देती है, स्किल से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो नॉलेज गेन करने में लैंग्वेज कभी कभार एक बैरियर बन जाती है। अगर हमने एक बैरियर को तोड़ के दूसरा बैरियर खड़ा कर दिया तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट ये बोल के कि बैरियर हमारा अपना है तो चलेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा पर्पस ये है कि उस स्किल के सामने से हमें उस बैरियर को हटाना है। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए अब हम लोगों की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो किसी की भी प्योर हिंदी तो नहीं है। हम लोग ज़्यादातर लोग मिक्स करके ही बोलते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स को करते हुए देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए देखा है। जैसे आपकी एक ये साइंस कारी करके सीरीज है जो उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा रखी हैं। तो 5G के बारे में वो हमने एक वीडियो देखा था। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे चैनल्स मेरे ख्याल से और भी आ रहे हैं जो हिंदी को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाने का माध्यम बना रहे हैं, ना कि प्योरिस्ट बन के उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। बाबू जी, हमारा जो चैनल है स्किल साधना, आई थिंक हमारी भी छोटी सी कोशिश यही है। तो हमारा समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, तो हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे इस वीडियो पे हमारे चैनल पे जाइए और आपको आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके इसके बारे में क्या सुझाव है कि हम इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी को वाइड स्प्रेड, इनोवेशन को वाइड स्प्रेड ग्रासरूट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। और आप एज अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव या पैशनेट टेक एंथुसियास्ट जो है, आप उसके बारे में क्या करना चाहेंगे, तो हमें बताइए। और अपने नए आइडियाज भी हमें बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि आप डिस्कशन चाहते हैं, तो हम जरूर उसको इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बाबू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम आने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत मेन स्ट्रीम होने वाली है और जितने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाए उतना ज़्यादा इनोवेशन स्पीड से बढ़ेगा। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या होता है कि जैसे जैसे पावर है, जो नॉलेज है वो पावर है, वो डिसेंट्रलाइज होती है, तो इनोवेशन डिसेंट्रलाइज होती है, तो प्रोग्रेस डिसेंट्रलाइज होती है। तो प्रोग्रेस डिसेंट्रलाइज हो, ये सबसे ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसी बहुत पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं। तो दोस्तों, टेक केयर, बी सेफ और नमस्कार। थैंक यू वैभव। थैंक यू। हो गया बंद रिकॉर्डिंग?